फिर से। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दा स्वतंत्र। सीजेपी के बच्चों के आंदोलन के सफल होने के बाद ही अचानक से सोशल मीडिया और खास तौर पर इंस्टा पर अलग अलग अभियान शुरू हो गए हैं। एक अभियान जिस पर मेरी नजर पड़ी वो है रिजर्वेशन हटाओ। तो अचानक से 5-6 दिन पहले, 10 दिन पहले, 6-7 दिन पहले ये इंस्टा पर शुरू हुआ रिजर्वेशन हटाओ मुहिम। और इसमें 5.5 मिलियन यानी करीब 55 लाख लोग जुड़ भी चुके हैं। जी हाँ, 55 लाख लोग जुड़ चुके हैं। और अब आरक्षण हटाओ मुहिम और लोगों से कहा जा रहा है कि आप भी हमारे साथ जुड़िए अगर आरक्षण हटाना चाहते हैं तो क्यों बार बार आरक्षण की टीस नजर आती है समाज में? क्यों आरक्षण के खिलाफ इस तरीके की बातें सामने आती हैं? क्या आरक्षण को हटाने का सच में वक्त आ गया है? बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, बच्चों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो उसके बाद अब यह आरक्षण हटाओ मुहिम शुरू हो गई है। और हम्म। 5.5 मिलियन इसके भी सब्सक्राइबर हो गए हैं, फॉलोवर हो गए हैं, बड़ी तेजी से बढ़ा है। तो ये आरक्षण को लेके बार बार दर्द क्यों सामने आ जाता है सर? ये कैसी टीस है कि जाती ही नहीं है? देखिए विक्रांत, मुझे कल या परसों किसी ने ये कहा था, बड़े वरिष्ठ आदमी, उन्होंने कहा था कि देखिए, ये जो जेनजी का जो मूवमेंट था, जो जंतर मंतर का आंदोलन था, इसने सरकार को बुरी तरीके से हिला दिया है। हम्म। और उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि दरअसल ये वो तबका है जो उनके घरों में भी मौजूद है। हम्म। यानी एक भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं जिन्होंने एक मीटिंग में ये कहा कि इसको अंडर एस्टिमेट मत करिए, हर घर में आज की तारीख में काकरोच है। हम्म। तो यानी उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनका अपना जो सपोर्ट बेस है हम्म। उसमें भी दरार पड़ गई है। और वो बच्चे जो दरअसल कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद से देखा करते थे, या वो परिवार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ आशा से देखा करते थे कि ये देश को बदल देंगे, वहां पर दरार पैदा हो गई है। और आपने देखा कि अपराजिता सारंगी की हाँ। बेटी ने हम्म। साफ तौर पर कह दिया कि हम अपना वो डिलीट नहीं करेंगे। हम्म। असम के एक मंत्री हैं, उनकी बेटी ने भी लगभग इसी तरीके की बातें की। उत्तर प्रदेश के एक हैं बीजेपी के नेता, उनके बच्चे ने भी इसी तरीके की बातें की। ये तो वो खबरें हैं जो हम तक, आप तक अखबार के माध्यम से पहुंच गई हैं। तो हम्म। दरअसल ये जो जंतर मंतर का आंदोलन है, जो काकरोच आंदोलन है, इसने बीजेपी की चूलों को बुरी तरीके से हिला दिया, उनकी जड़ों को पूरी तरीके से हिला दिया है। और आज की तारीख में ये जो जेनजी वोटर है, ये तकरीबन 28 से 29% है। हम्म। अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अगर दिक्कत पैदा होगी, अगर यहाँ पे कुछ दिक्कतें होंगी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में बने रहना या बहुमत का पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्म। मुझे लगता है कि ये इसकी काट के तौर पर एक प्रायोजित कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि जेनजी को विभाजित किया जाए, जो युवा हैं उनके अंदर विभाजन की दरार डाली जाए। और आप जानते हैं कि जब जब इस देश के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी संकट में आती है तो धर्म का सहारा लेती है, वो जाति का सहारा लेती है, क्योंकि ये वो पहचान है जो दरअसल हमारे और आपके मानसिक पटल पर पूरी तरीके से अवस्थित है। तो हम्म। आप इन्हीं माध्यमों से आप उनको उनको विभाजित कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट से कहना चाहता हूं कि समाज का एक बड़ा तबका है हम्म। जिसने हजारों साल से इस समाज के ऊपर वर्चस्व कायम किया है, और जिसने इस देश के जो पिछड़े और दलित तबका है, जो आदिवासी तबका है, उसको दरअसल पढ़ाई लिखाई से दूर रखा है। उसको एक तरीके से समाज में अछूत का दर्जा दिया है। उससे के साथ कभी बैठकर खाना खाने की बात नहीं की है। वो आज भी वो तबका बहुत मजबूती के साथ साथ मौजूद है। और वो सत्ता के सारे प्रतिष्ठानों पर अभी भी उसका काफी हद तक कब्जा है। ये तबका कभी भी आरक्षण से संतुष्ट नहीं था, हम्म। क्योंकि भारत की राजनीति महात्मा गांधी के जमाने में एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जहां पर यह जरूरी हो गया था कि संविधान को अगर सम्मान देना है, तो ये जो हमारा जो समाज है, ये समाज जो गैर बराबरी पर आधारित समाज था लंबे समय तक। भाई, जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा हाँ। दरअसल गैर बराबरी पर आधारित एक व्यवस्था है। तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अगर आपको संविधान बनाना है, तो आपको वाकई में एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी देना पड़ेगा ना, समानता का अधिकार सबको देना पड़ेगा। कानून की नजर में, संविधान की नजर में सबको बराबर करना होगा। हम्म। जब सबको बराबर करने की बात आई तो इस बारे में भी अन्वेषण हुआ, इस बारे में भी विवेचना की गई कि भाई, इस समाज का जो दलित तबका है, उसके साथ तो हजारों साल तक अन्याय हुआ है। वो कैसे इस समानता में अपने अपने अपनी जगह को खोज पाएगा? क्योंकि एक आदमी जो बहुत काबिल है, जिसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एक जिसको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, आप दोनों को कह रहे हैं कि एक साथ दौड़े, तो वो तो संभव नहीं है। उस दौड़ में शामिल होगा भी तो भी नहीं दौड़ पाएगा।
इसलिए कहा गया कि नहीं, जो सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं, जिनकी जो जो सोशल डिग्निटी थी, जिसको पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई, उनको इंसानों जैसा नहीं समझा गया, जिनके साथ जानवरों से बदतर व्यवहार किया गया, उनको अगर बराबरी के इस रेस में शामिल करना है तो उनको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ेंगी। यहां से वो जो बात निकलती है, तब आरक्षण जो है दलितों और आदिवासियों को दिया गया, ये दरअसल मूल है। उसका उसका समाधान इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से नहीं, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो फ्रेटर्निटी है, बंधुत्व है, सब आप, ये ऐसा तबका था जिसको कभी प्यार दिया ही नहीं गया। बिल्कुल। अगर वो छू ले तो लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। आप सोचिए कितनी घटिया बात है, किसी के छूने से किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाए, कोई किसी के जलाशय में जाके पानी पी ले तो वो जलाशय अपवित्र हो जाए, वो अगर किसी मंदिर में प्रवेश कर ले तो मंदिर अपवित्र हो जाए और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। ये था हमारा समाज। उससे निकालने के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भले ही अपनी राजनीति करने के लिए जो कुछ भी किया, 27% का जो आरक्षण दिया, लेकिन यह भी समझा गया कि दलित और सिर्फ आदिवासी ही जो हैं वो सामाजिक तौर पर पिछड़े नहीं है। एक बड़ा 50% का तबका और भी है, ओबीसी तबका है, जिसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता है, और अंत में उसको 27% आरक्षण देना पड़ा। अब जिनको इस आरक्षण से तकलीफ है, जो कहते हैं हमारे बच्चे भी गरीब हैं, हाँ। अरे मैं तो कहता हूं एक बार खुलकर प्रायश्चित करने का प्रयास करिए, एक बार उस तकलीफ को सोचने समझने की, उसको महसूस करने की कोशिश करिए। जब इस तबके के लोगों के गले में लोटा बांधा जाता था कि वो अपनी थूक भी जमीन पर ना फेंके, क्योंकि जो पीछे से जो वर्चस्ववादी लोग आते थे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उनके कमर में जो है वो झाड़ू बांध के चलते थे कि वो चलेंगे तो पीछे पीछे झाड़ू उस जमीन को साफ करता हुआ। आप सोचिए, सिर्फ एक बार सोच के देखिए, अगर आज आपके साथ ऐसा हो तो कैसा होगा, कैसा समाज आप बनाना चाहते हैं। तो ये लड़ाई सिर्फ एकता की सवाल नहीं है, इक्वलिटी लिबर्टी का सवाल नहीं है, ये इंसान को इंसान समझकर बराबरी का दर्जा देने का प्रश्न है। आज भी हमारे आपके घर की अगर कोई लड़की अगर किसी दलित, किसी पिछड़े से अगर वो प्यार कर ले तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये कहानियां मौजूद है, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल मौजूद है। इससे इससे लोगों को लगता है, एक तबके को लगता है कि जब आरक्षण की बात की जाती है तो उनके अधिकारों पर हनन हो रहा है, उनका हक छीना जा रहा है। वो ये नहीं सोच पाते कि जिन्होंने हजारों साल तक जिनका हक छीना, अगर आज उनको कुछ विशेष सुविधा दे दी गई है तो उससे आपको तो और खुश होना चाहिए था। ये दरअसल ऐसे लोगों की मुहिम है, और इस मुहिम का कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके कि इस आंदोलन को आप विभाजित करें, उनके बीच में दरार डालें और फूटो, और जिसे कहते हैं बांटो और राज करो। सर, आपने उसकी जिसकी तरफ इशारा किया कि सवर्ण समाज की तरफ से भी कई बार ये कहा जाता है कि उनमें भी एक बड़ा तबका है जो गरीब है, जो बाकी वर्ग की तरह आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। हालांकि अब सवर्ण समाज के गरीबों के लिए भी आरक्षण 10% की व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन आशुतोष सर, मैं इसमें यह समझना चाहूंगा, क्योंकि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो कहीं से भी गरीबी मिटाओ अभियान तो नहीं है। वो तो समाज, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गरीबी मिटाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी। तो आरक्षण का मतलब तो कभी भी गरीबी हटाने का वो कोई कारण ही नहीं था उसके अंदर। मैंने जैसा कहा कि इसको गरीबी हटाओ कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये गरीबी है, मैंने कहा इसका इक्वालिटी और लिबर्टी से, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो कहा गया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये तीनों को जब आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आपने समानता दे दी, आपने स्वतंत्रता दे दी, अगर आपने उसको सामाजिक सम्मान नहीं दिया, अगर आज आप उसको समानता का अधिकार देने के साथ साथ अगर आप उसको इंसान नहीं समझते हैं, उस इंसानी वजूद है, आप उसको जब आप डिनिग्रेट करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जब आप पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं, ये उसको पाने की कोशिश है आरक्षण। इसलिए जो लोग ये सब बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे तबके में भी गरीब है, तो ठीक है, गरीबी तो हर जगह, गरीबी को ये देखकर थोड़ी आती कि कौन अमीर है, कौन सवर्ण जाति का है, कौन पिछड़ी जाति का है।
हम्म। लेकिन आप अपना इतिहास भी तो देखिए ना। हम्म। हजारों साल से आपने शासन किया है, हजारों साल से आपने अपने सत्ता के शीर्ष पर रहे हैं। ये जो बार बार कहने की कोशिश की जा रही, दरअसल मैं तो कई बार अपने मित्रों के साथ कहता भी हूं, और बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र भी जो समझ जातियों के हैं, जो वाकई में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती के बिल्कुल। साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम्म। वो कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए, और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि हम्म। आरक्षण जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। हम्म। ये संभव ही नहीं है कि समाज का एक 10% या 15% के लोग वो समाज के 80% सत्ता प्रतिष्ठानों पर काबिज रहे, बिल्कुल नहीं। ये डेमोक्रेसी का अर्थ नहीं है। डेमोक्रेसी का अर्थ ये कि हर समाज की बराबरी से उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। यस, उसमें मेरिट होना चाहिए, लेकिन मेरिट की बात तो तब आएगी जब आप उनके उनके लिए वो अवसर प्रदान करेंगे, जब आप उनको विशेष सुविधाएं देंगे, जहां उनके पास पढ़ने की सुविधा होगी। आज एक गरीब का बच्चा, एक जो दलित समाज का बच्चा, एक आदिवासी समाज का बच्चा, एक पिछड़ी समाज का बच्चा जो है, वो जो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए कमाता है, वो कैसे उन बच्चों से compete कर सकता है जो बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जहां 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख की फीस दी जाती है, जो अपने बच्चों को विदेशों में भेज सकते हैं। कैसे compete करेगा वो उसकी उसकी जद्दोजहद ये है कि मेरे पिताजी कहीं से 10,000 रुपए, 15,000 रुपए लेके आते हैं, वो उस पीड़ा में रहता है। हम्म। उस परिवार की सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि उनका बच्चा भी किसी तरीके से किसी रोजगार में लग जाए ताकि घर चले। आप उस बच्चे से उन बच्चों को कंपटीशन कर रहे हैं जो सदियों से जो है वो प्रतिष्ठित रहे हैं, और सदियों से जिन्होंने विशेष सुविधाएं हासिल की हैं। तो इसलिए इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जाती है, इसको एक गलत तर्क देने की कोशिश की जाती है, और ये कहने की कोशिश की जाती है कि दरअसल आरक्षण जो है वो उनके अधिकारों का एक तरीके से हरण होता है। मैं ये कहता हूं कि आरक्षण के माध्यम से कम बहुत सीमित स्तर पर ही जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, कम से कम उनको आगे आने का मौका मिलता है। और वो भी कहां पे? सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही। बिल्कुल। कितनी सरकारी नौकरियां आज के जमाने में? हम्म। आपके लिए तो पूरा आसमान खुला हुआ है। आप हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पढ़ के आइए, आप कहां से पढ़ पढ़ के आते हैं, आपको तो किसी ने नहीं रोका। आप जाइए ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करें, वो किसने रोका? प्राइवेट सेक्टर तो पूरा खुला हुआ है आज की तारीख में। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये मैं फिर कहूं कि फूट डालो और राज करो, और ये प्रायोजित कार्यक्रम है। इसमें किसी तरीके का मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा है, शुरू करें। क्या भारतीय जनता पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है पिछड़ों, दलितों को जो आरक्षण मिला है हाँ। उसको वापस लेना? अगर है हिम्मत तो करके दिखाओ। हाँ, मुझे याद आता है सर, मैं तो कह रहा हूं। बिहार चुनाव में जब आरएसएस चीफ का बयान सामने आया था, तो किस तरीके से लालू यादव अपनी हर रैली में लेकर के सामने आते थे, और उसका खामियाजा एक चुनाव में साफ दिखाई दे गया था। एक और चीज सर जानना चाहूंगा कि अभिजीत दीपके जो सीजेपी का चेहरा बना, जिसने सबसे पहले उसने वो सीजेआई ने जो बोला उस पर उसने ट्वीट कर दिया, उसके बाद वो पार्टी बन गई। अभिजीत दीपके के बारे में भी ये कहा जा रहा है सर, चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, कि जानबूझ करके उसको फेस बनाया गया, एक दलित को चेहरा बनाया गया ताकि दलितों को जोड़ा जा सके। क्या ये सब चीजें भी कहीं उस समय दिमाग में रही होंगी? सर आप अनम्यूट, सर म्यूट हो गया सर। हाँ, हाँ। देखिए विक्रांत, ये हाँ। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। हम्म। ये जो है उसका एक प्रमाण है। अब आप कुछ भी करते रहिए, या। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। हम्म। उन बच्चों ने कल देर शाम को फिर जब धमकी दी कि अगर ये एफआईआर जो दर्ज हाँ। की जा रही है, हम्म। अगर ये एफआईआर नहीं वापस ली गई तो फिर हम आंदोलन पर बैठेंगे। हम्म। और उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। बिहार सरकार जो हाँ। इतने बड़े पैमाने पर AK-47 लेके घूम रही थी, हम्म। जो दिल्ली के अंदर जो पैलेट गन लेके घूम रहे थे, जो हम्म। असम और बंगाल के अंदर जो बच्चों को परेड करा रहे थे, हम्म। क्या हुआ? हम्म। सबके आदेश है। समझ में आ गया, हम्म। आदेश आ गया कि भाई आप एफआईआर वापस लीजिए। हम्म। क्यों किया आपने? क्योंकि आपको भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो बच्चे आए थे वो किसी एक आदमी के कहने पे नहीं आए थे, हम्म। किसी एक राजनीतिक पार्टी के कहने पे नहीं इकट्ठा हुए थे। ये पिछले कई सालों का एक आक्रोश लोगों के अंदर भरा हुआ था, जो रह रहे के अब इकट्ठा हो रहा था, और उसको एक मौका मिला, वो सैलाब की तरीके से बाहर निकल आया। हम्म। कोई ये समझे कि ये सिर्फ पेपर लीक की वजह से नहीं, हम्म। बच्चे भी देख रहे हैं कि समाज के अंदर किस तरीके से जहर को फैलाने की कोशिश की जा रही, हम्म। धर्म के नाम पे कैसे लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। क्या
जो जंतर मंतर में बच्चे इकट्ठा हुए थे, क्या ऐसी कोई आपने जमात देखी कि कहीं दलित बैठा हुआ, कहीं पिछड़ा बैठा हुआ, कहीं बिल्कुल नहीं, सवर्ण बैठा हुआ, कहीं मुसलमान, कहीं क्रिश्चियन, कहीं ईसाई? नहीं, वहां तो सिर्फ बच्चे थे। कोई भेद वो नहीं किसी था। भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म, अगर उनके मन में आक्रोश नहीं होता तो वहां पे नहीं इकट्ठा होते। हम्म, दुनिया की कोई ताकत नहीं इकट्ठा होती। और मैं बार बार अपने मित्रों से कहता हूं, जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, जो अभी भी मान के चलते हैं कि कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी, हम्म, मैंने कहा इतना ही दम अगर विपक्ष में या अंतर्राष्ट्रीय ताकतों में इतना ही दम होता तो अब तक तो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकते। हम्म, ये बच्चे जो आए हैं, ये तकलीफ में थे, परेशान थे, आक्रोश था इनके अंदर। इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। कोई पीएचडी कर रहा है लेकिन वो कहीं गार्ड की नौकरी कर रहा है, कहीं कोई एमए कर रहा है, बीए कर रहा है, वो बेचारा डिलीवरी बॉय बन रहा है, उसको अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिल रही, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भर रहा है। और जब वो अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी की बात करता है तो आप उसको धर्म की अफीम चटाने की कोशिश करते। तो कितने दिन धर्म की अफीम चाट कर सोता रहेगा? एक दिन तो उसकी भी नींद टूटेगी। हम्म, एक जो जो अफीम खाने वाला, उसकी भी नींद इस समय टूटती, जब वो टूटती है तो उस वक्त उसका उसका दिमाग काम करता। तो ये सब जो कोशिश की जा रही है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि ये वक्त है जब केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, संघ परिवार को दरअसल अपने अंदर आत्ममंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए। इस देश ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है। ये ये एक बड़ी उपलब्धि है उनकी और उनकी विचारधारा की। हम्म, 3 बार बनाई, कोई मजाक नहीं किया है। 15 सालों के अंदर आप चाहते तो इस देश की तकदीर को बदल सकते थे। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता इस देश की तकदीर बनाना नहीं बल्कि नारे लगाना है, लोगों से नारे लगवाना है, और एक धर्म के आधार पर लोगों को अफीम चटाना है, तो फिर बच्चे तो सड़क पर उतरेंगे उतरेंगे, क्योंकि महंगाई का कोई जवाब नहीं, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है, हर किसी भी चीज का। और जब कोई वो जवाब मांगते हैं तो आप सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करते हैं। बच्चियों पर को आप सेक्सुअल वायलेंस की बात वहां की जाती है। और इस देश के बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पे या तमाम चीजों पे। तो ऐसा नहीं कि बच्चे देखते नहीं, बच्चे सब समझ रहे हैं। वो और एक बात और बता दूं, अन्ना के आंदोलन में जो आंदोलन था, जो गुस्सा था, वो पूरे पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट के हाँ, खिलाफ था। बिल्कुल। वहां किसी एक पार्टी को बख्शा नहीं गया था। हम्म, उसका खमियाजा मनमोहन सिंह की सरकार को भुगतना पड़ा था, हम्म, क्योंकि वो उस वक्त सामने थे। हम्म, लेकिन गुस्सा सारी राजनीतिक पार्टियों से था। आपको याद होगा, उमा बिल्कुल। भारती और शरद पवार, शरद यादव ने मंच पर जाने की कोशिश की हाँ, थी। आरएसएस के कुछ लोगों ने मंच पर बैठने की कोशिश की थी जंतर मंतर में, हम्म, और सबको हटा दिया गया था। और बाद में शरद यादव बहुत नाराज भी हुए, तो उमा भारती हाँ, बहुत नाराज हुई थी इस बात को लेके। यहां जो गुस्सा था वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को लेकर गुस्सा था। और ये गुस्सा एक मंत्री के प्रति था। वो दरअसल मंत्री के माध्यम से पूरी सरकार पर अपने गुस्सा, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को, केंद्र में बैठे हुए मंत्रियों को समझना चाहिए हम्म, कि ये गुस्सा जेन्युइन गुस्सा है। हम्म, इसको आप लिपापोती करके नहीं आप समझ सकते, आप पॉजिटिव कदम उठाइए। हम्म, आपने जो टास्क फोर्स बनाने की कोशिश कोशिश अच्छी बात है। हाँ, आप जो कानून में बदलाव करने की कोशिश कर, अच्छी बात है। आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लीजिए। वो कहते हैं आप कल मैं एक चैनल पर बैठा हुआ तो कहा गया आप कोई समस्या का समाधान तो आप देते नहीं है। हम्म, तो मैंने कहा भाई आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुलाइए और मुझसे कहिए कि आप समाधान लेकर आइए, मैं दूंगा। हम्म, आप टीवी टेलीविजन चैनल से बैठ के, आपके हाँ, पास कोई तर्क नहीं तो आप मुझसे पूछते हैं कि आप समाधान नहीं दे रहे हैं। जब हम्म, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो क्या वो समाधान दे रही थी? हाँ, कितनी बार समाधान दिया था? तो हाँ, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड है पॉजिटिव करने के लिए, तो आपने 2-3 अच्छे कदम उठाए हैं। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलने वाला। फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो 2.5 लाख केसेस लंबित पड़े हुए हैं। हम्म, जिस पेपर लीक के मामले में जिसको मुख्य अभियुक्त आपने बताया, मुखिया को, उसको तो सीबीआई ने कह दिया उसके खिलाफ कोई केस नहीं है। और जब फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई हुई तो उस वक्त आपका वकील पेश नहीं हुआ। हाँ, तो जब आपकी गंभीरता नहीं दिखाई पड़ेगी तो लोग नाराज होंगे। आशु साहब, इस वाले मामले में दो बड़ी चीजें हुई इस आंदोलन की सफलता के साथ। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री का। तो ये कहा जाता था कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते, तो मंत्री का इस्तीफा बच्चों ने करवा दिया। और दूसरा जो एक चीज देखने को मिली कि सरकार के खौफ को लेकर एक बड़ा वातावरण में खौफ घूमता था कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, कार्रवाई हो जाएगी। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को इस आंदोलन की बड़ी सफलता माना जाए, या फिर सरकार के प्रति जो खौफ का वातावरण था उस वातावरण के तिलिस्म को के टूटने को बड़ी चीज माना जाए? क्या ज्यादा बड़ी उपलब्धि इस आंदोलन की दिखाई देती है?
देखिए विक्रांत, मैंने पिछले दिनों दूसरी बार मैंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने की कोशिश की और मैंने काफी पढ़ा भी, पूरा लगभग पढ़ लिया उसको। हाँ। उसमें एक चीज मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लगी। हाँ। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गांधी जी की लीडरशिप के बारे में बात करते हैं, हाँ। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी और बहुत ही सारगर्भित बात उन्होंने लिखी। पंडित नेहरू, खैर तो वो तो खैर बहुत ही पढ़े आदमी थे, हाँ। बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी थे। वह उतना पढ़ा लिखा तो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हुए हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन था पंडित नेहरू का, वो बड़ा गजब का था। उन्होंने कहा कि गांधी जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो ये कि हम्म। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हम्म। जो लोगों के मन में डर बैठा हुआ था हम्म। उसको दूर कर दिया। हम्म। उन्होंने इस देश को अभय दिया। हम्म। जब लोगों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य का डर खत्म हो गया, इस बात का डर खत्म हो गया अगर सड़क पर निकलेंगे तो पुलिस पीटेगी, हम्म। अगर वो सड़क पर निकलेंगे तो घोड़े उनके ऊपर दौड़ा दिए जाएंगे, अगर वो सड़क पर निकलेंगे तो उनके परिवारों को तहस नहस कर दिया जाएगा। हम्म। जब ये डर खत्म हो गया तो लोग सड़कों पर निकलने लगे, विरोध करने लगे। आज जब मैं इस आंदोलन को देखता हूं तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इस आंदोलन ने इस देश को अभय प्रदान किया है। हम्म। ये डर लोगों के मन में जो बैठा हुआ था कि जो अगर वो विरोध करेंगे या अपनी बात को दूसरे तरीके से रखने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ ईडी लग जाएगी, सीबीआई लग जाएगी। जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार किया जा रहा हो और जो जिस भी अधिकारी ने इनके खिलाफ कभी कोई बयान देने की कोशिश की है उसको अगर आजीवन कारावास मिल रहा हो, हम्म। और जब बड़ी बड़ी कंपनियों को उनसे छीन लिया जा रहा हो हम्म। और लोगों को वाकई में डराया जा रहा हो, मीडिया के हाल तो आप देख ही रहे हैं। हम्म। वैसे में इन बच्चों ने जंतर मंतर पे जाके जिस तरीके से मीम बनाए हैं, हम्म। जिस तरीके से सटायर किए हैं, जिस हम्म। तरीके से अपनी बातों को रखा है, तो उसने पूरे देश को संदेश दे दिया है कि इस सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। और लोकतंत्र के अंदर किसी मंत्री का इस्तीफा सरकार का ह्यूमिलिएशन नहीं होता है। बिल्कुल। सरकार को अपमानित होने की जरूरत नहीं है। हम्म। सरकार ये ना समझे कि उसको बेइज्जत किया गया है। हम्म। सरकार को यह समझना चाहिए कि आपको जिस जनता ने चुना है वो आपकी जवाबदेही को तय कर रही है। तो बिल- आपको जनता के प्रति उपकृत महसूस करना चाहिए, ओब्लाइज्ड फील करना चाहिए कि अगर आप कहीं किसी गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं तो जनता ने आपको वार्निंग दी है कि अब आप गलत रास्ते पर मत जाइए, आप भूल सुधार करिए। हम्म। तो मैं इस बात का पक्का मुरीद हूं कि इस्तीफा बड़ी बात नहीं है। हम्म। ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस जंतर मंतर के जेनजी ने दरअसल इस सरकार से जो अभय जनता वाह। को मिलना था वो प्रदान किया है और सरकार को भी इशारा किया है हम्म। कि आप गलत रास्ते पे जा रहे थे। हम्म। अगर आप यही टास्क फोर्स पहले बना देते, बड़े कानून लाने के बाद पहले कर देते तो क्या बुरा होता। हम्म। और मैं एक बात बताऊं और आपको विक्रांत, जी। राधाकृष्ण कमीशन हाँ। तो बनी थी रिपोर्ट, बिल्कुल बनी थी। 101 रिकमेंडेशंस उसमें थी। हम्म। और उस कमीशन को इस बात का अंदाजा भी था हम्म। कि इस देश के अंदर एक्सपर्ट कमिटीज अपनी रिपोर्ट देती हैं और उस पर अमल नहीं होता। हम्म। तो उसने ये भी कहा था कि हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी भी बननी चाहिए जो लगातार पूरे मामले की निगरानी करे और रह रह कर अपनी रिपोर्ट देती रहे। हम्म। अगर आपने राधाकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पर उसकी सिफारिशों को मान लिया होता, अक्षर से उस पर काम किया होता, तो ये पेपर लीक नहीं होता। हम्म। आपको दोबारा नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। तो सवाल कमीशन बनाने का भी नहीं है, सवाल नए कानून लाने का भी नहीं है। सवाल ये कि जो कानून बने हैं उस पर अमल हो रहा है या अमल नहीं हो रहा। हम्म। इस सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है कि बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है लेकिन उस पर जो लास्ट माइल का जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। और जब आप उसके खिलाफ बोलते हैं तो आपको धमकाया जाता, आपको गालियां दी जाती हैं, आपको धमकियां मिलती हैं। तो इस आंदोलन ने यह किया है कि ये धमकी उमकी देने से काम नहीं चलने वाला। वी आर इर्रेवरेंट। हम आपकी तारीफ करेंगे जब आप अच्छा काम करेंगे, जब आप गलत काम करेंगे तो हम आपकी बुराई करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल। सर, एक अंतिम सवाल की सरकार तो थोड़ा कोर्स करेक्शन करते हुए दिखाई दे रही है। आनन फानन में इस्तीफा हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी लगातार रील बनाकर उन्होंने अपना संदेश भी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश की, उन्हीं की भाषा में बात करने की का प्रयास किया। स्वागत उसका भी किया जाना चाहिए। कमेटी भी बनाई, चलिए कमेटी को भी जल्दी कहा कि रिपोर्ट दे देंगे। बिल भी सर पार्लियामेंट में आ गया, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया स्वीकार ही नहीं कर पा रही है सर कि बच्चों के कारण मंत्री का इस्तीफा हो गया।
किया, सरकार को झुकना पड़ा, वो अभी भी बच्चों की पार्टी में नुक्स निकाल रहे हैं कि पार्टी कैसे कर ली। वो उनके बयानों की कोई कोई कमियां निकाल रहे हैं, उनकी भाषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बच्चों की भाषा तो सुधर जाएगी सर, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो क्या क्या बोला गया है। विक्रांत, हम में और आप में ऐसा कौन है जो प्राइवेट लाइफ में गालियां नहीं देता? बिल्कुल सही बात है। कौन नहीं देता? हम्म। वो वो गालियां थोड़ी हैं। अरे सर, अनादिकाल से वो तो दी एक जाती तरीके का, रही हैं सर। हाँ। वो तो एक तरीके का भाषा हाँ। संस्कार है। हाँ। हमारे जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे पहली गाली हम हाँ। उन्हीं को देते हैं। हाँ। अबे फलाने का। हाँ। और वो एक तरीके का जो जिसे कहते हैं ना, कॉन्वर्सेशन हाँ। कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। हम्म। अब आप उसको वो ले रहे हैं कि बच्चों की भाषा बिगड़ गई है। हम्म। तो भैया, जो आप व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम 1925 से चला रहे हैं, हाँ। उससे निकले हुए लोगों की भाषा देख लीजिए। हाँ। संसद के पटल पे कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम्म। इनके प्रवक्ता टेलीविजन चैनल्स पर आके किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम्म। उनसे अच्छी तो कम से कम बच्चों की भाषा है। बिल्कुल। आप तो 50 साल 60 साल की उम्र होने के बाद अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते, और कुछ भी आप बोलते हैं टेलीविजन चैनल पर आकर, बकवास करते हैं, किसी को भी आप गाली देने की बात करते हैं। तो ये सब डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। ये सब बेसिकली उन बच्चों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। इसका कोई हासिल नहीं है। हम्म। मुझे तो बड़ा मजा आया जब मैंने उन तस्वीरों को देखा हाँ। कि ये बच्चे मस्त हैं। हाँ। भाई, पार्टी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे पार्टी? बिल्कुल करेंगे सर, इतना बड़ा क्यों नहीं आंदोलन करेंगे किया पार्टी? बताइए बच्चों ने। हाँ। नहीं, पार्टी क्यों? मैं कह रहा हाँ। हूं आंदोलन और नो आंदोलन, हाँ। पार्टी क्यों पार्टी नहीं तो करेंगे? करेंगे। हाँ। पार्टी पार्टी क्यों नहीं करेंगे? मतलब ये ये तो बहुत ही क्षुद्र किस्म की, बहुत ही अंदर जो कुंठित हाँ। आत्माओं का ये काम है। हाँ। अरे भाई, ये बच्चे वो हैं। हमारे सामने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते थे। हम 10 घंटे पढ़ते थे, और उसके बाद पता चला कि वो जो बगल वाला बच्चा है, वो 4 घंटे पढ़ता, तो उसके बाद जाके रात में सिनेमा देखता था और अगले दिन एग्जाम देता था और फर्स्ट क्लास पाता था। हाँ। तो अब हम बोले कि नहीं, वो तो बहुत ही गैर जिम्मेदार लड़का है, वो तो एग्जाम के समय में सिनेमा देखता है। हाँ। तो हर आदमी का अपना अपना रिफ्लेक्स होता है। ये तो वो पीढ़ी है जो मतलब, और मैं बताऊं, इस आंदोलन को लीड करने वाले बच्चे वन ऑफ द ब्राइटेस्ट हैं। हाँ। इस बिल्कुल सर। देश को उन पे गर्व होना चाहिए। कोई बॉस्टन यूनिवर्सिटी से, कोई हाँ। लंदन स्कूल ऑफ हाँ। इकोनॉमिक्स से आया हुआ है। ये यहाँ जो जो अनपढ़ों की जो एक जमात इकट्ठा हो गई इस देश के अंदर, जो हमको बताती कि ऐसे होना तो संस्कारी होगा, ऐसे होना तो संस्कारी नहीं होना। हम्म। ये इन अनपढ़ गंवार जाहिलों से, ये इससे बेहतर ये बहुत बच्चे हैं। हाँ। ये दरअसल देश का भविष्य है। हाँ। तो जो आदमी अपनी लंदन अमेरिका की अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ आया है, जो लंदन ऑफ स्कूल में, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ के आया हुआ है, जो पीएचडी होल्डर्स हैं, जो 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 हिंदी और अंग्रेजी सब में आर्टिकुलेट हैं, हाँ। जिनको भाषा की समझ है, सब चीज समझ है, आप उनके बारे में कह रहे हैं कि तो संस्कारी नहीं है। तो भैया, ऐसे संस्कार रखो ना। चंपत राय का संस्कार आप अपने पास रख के चलते रहो। हमको बिल्कुल। नहीं चाहिए ऐसा संस्कार। हाँ। ठीक सर। बच्चों के इस आंदोलन ने बड़ा काम तो किया ही है सर देश में, और बिल्कुल याद रखा जाएगा कि किस तरीके से अपनी आवाज उठाना इन बच्चों ने पूरे देश को सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद, धन्यवाद विक्रांत।